सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा काम है, आज जो हम पढ़ेंगे वो एक प्रोग्राम है कि लीप ईयर तय करना है। मान लो हमने कोई भी ईयर डाल दिया, वो हमने तय करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए पहले उसका बेसिक समझेंगे, लीप ईयर क्या होता है। तो बेसिक समझने के लिए आपको स्क्रीन पर ये मोर इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा और वहाँ पीली लाइनें कलर की हुई हैं। दिख रही हैं ये लाइनें? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। एनी ईयर दैट इज इवनली डिविजिबल बाय 4। आप कहेंगे कि मैडम हमें तो पता है 4 से भाग होता है तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, 4 से भाग होने पर लीप ईयर होता है, लेकिन 1990 क्या लीप ईयर है? या 1900 को लो, 1900 जो साल है क्या वो लीप ईयर है? तो मैम नहीं। डबल जीरो वाले मैम नहीं थे। हाँ, मैम डबल। 400 से डिवाइड देंगे हाँ, 400 से। बिल्कुल। जो डबल जीरो वाले हैं उनको 400 से भाग करना पड़ेगा, तब वो लीप ईयर है। जैसे 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। तो ये जो साल है 1700, 1800, इन सब के लिए आपको 400 से भाग करना है और बाकियों के लिए 4 से भाग करना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे कि हम चाहते हैं। अब आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, प्रोग्राम टू फाइंड द लीप ईयर। यस मैम। ठीक है, दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। अब हमने प्रोग्राम बनाना है लीप ईयर निकालने के लिए। तो हम एक तरह से हम कहेंगे भी ठीक है, एंटर कर दो जो भी ईयर है, रीड कर लो ईयर को। ईयर को रीड करने के बाद हमारा पहला काम तो है कि हम ईयर को भाग करेंगे 4 से। और अगर उसका रिमाइंडर 4 करने पर 0 आ जाए, रिमाइंडर रिमाइंडर के लिए फंक्शन होता था मोड, एमओडी। ये हमने सम इंट्रिंसिक फंक्शंस किया था लेक्चर, उसमें स्पेशल फंक्शन सीखे थे। तो अगर मोड 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ईयर लीप ईयर है। दूसरा केस, जिनमें डबल जीरो है वहां क्या ऑपरेशन लगेगा कि हमने ईयर को पहले 100 से भाग करना है, तो भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो भी रिमाइंडर कैसा आना चाहिए? 100 से भाग कर दिया तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। और साथ ही एंड, साथ ही 4 से भी भाग हो जाए, वो 4 से भाग करें तो भी रिमाइंडर 0 आए। ये तो एक कंडीशन है 1900, 1700 और उनके लिए। ये एंड हो गया और ये पूरी एक ब्रैकेट होगी एक तरह से। और जो सिंपल साल है जैसे 1992, इनके लिए जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी कि मॉड ईयर को जब 100 से भाग किया तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। एंड जब 4 से भाग किया तब 0 है, तो उस केस में भी वो लीप ईयर है, इस केस में भी लीप ईयर है। और इसके कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। इसी कंडीशन को पहले ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। लगानी कैसे है फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक बार देख लो कैसे लगी हुई है ये कंडीशन। इफ मॉड ईयर 100 से भाग किया नॉट इक्वल टू 0, जैसे मान लो 1992 है। 1992 में रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, 100 से भाग करने पर 19.92 आएगा। एंड 4 से भाग करने पर 0, देन तो आप प्रिंट कर दोगे लीप ईयर। और एल्स इफ अगर सीधा 400 से भाग करने पर 0 आ रहा है तो भी लीप ईयर। और इसके अलावा कभी भी लीप ईयर नहीं है। एल्स नॉट लीप ईयर। तो एल्स के बाद तो सीधा आ गया नॉट लीप ईयर। एल्स इफ इसलिए क्योंकि यहाँ लॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ एंड वाला लगा। यहाँ 400 में एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 400 सीधा कर दिया। इसको भी एंड की तरह लगा सकते थे, सेम स्टेटमेंट लगा देते। बस यहाँ नॉट इक्वल टू था, यहाँ नॉट इक्वल टू है, वहां इक्वल टू है, आ जाता। सेम स्टेटमेंट दोबारा लग सकती है,
यही की यही स्टेटमेंट उतारी जा सकती है इसके लिए कि मॉड ईयर कॉमा 100 इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ईयर कॉमा 4 इज इक्वल टू 0 देन। मैम इस स्टेटमेंट में एक और एंड लिख के इसको नहीं लिखा जा सकता, दो बार नहीं एंड यूज किया जा सकता। नहीं, किस में? तो आप उसी वो स्टेटमेंट में ये भी कह रहे हो कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ ही कह रहे हो इज इक्वल टू 0, वही बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई दोनों बातें। जी मैम। एक ही स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं कर सकते ना, इसलिए। ठीक है, अब हम प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि अब हमें पता है ना हम कितनी गलतियां करेंगे जब बनाएंगे। इसको लेते हैं मिटा। ठीक है, और अब हम अपने तरीके से बना के फिर चेक करते हैं कि हमने क्या गलती की। बस आज ये 2 प्रोग्राम करवा के आपके 8 पूरे हो जाएंगे, फिर हम आगे नोट्स की तरफ ही बढ़ेंगे कल से। अगला सिलेक्ट के स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो देखिए, आपके पास सबसे पहला स्टेटमेंट होता था प्रोग्राम मान लो नाम रख दिया हमने इसका, नाम रख दिया लीप ईयर, लीप अंडरस्कोर ईयर। अगली स्टेटमेंट होती थी इम्प्लिसिट नन। उससे अगली स्टेटमेंट होती थी, अब इंटीजर है, ईयर इंटीजर में ही आएगा, रियल में नहीं आएगा, तो इंटीजर 4 बिंदी और ईयर। उसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा एंटर द ईयर। ठीक है, उसके बाद रीड स्टार कॉमा ईयर। हमने वेरिएबल का नाम ईयर रखा है। अब हम कहेंगे इफ मॉड ईयर स्लैश 4, इंटीजर लिया है तो 4 से हो जाएगा, पहले 100 से करते हैं। 100 नॉट इक्वल टू 0 एंड, तो ये ब्रैकेट पढ़िए, एंड एंड स्टूडेंट्स जो है ना वो ना टाइम पर आकर बहुत परेशान करते हैं। एंड के बाद लिखेंगे मॉड ईयर स्लैश 4 इज इक्वल टू 0, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। देखो, एक ब्रैकेट यहाँ लगी है और एक ब्रैकेट यहाँ लगी है, ये बड़ी ब्रैकेट बाहर है, ये नॉट इक्वल टू है और ये इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे देन। ठीक है, तो देन मुझे लिखना था इसके बाद, है ना, तो मुझे थोड़ा सा इसको ठीक लिखना चाहिए, ऐसे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसको थोड़ा साफ मैम लिख। यहाँ मोड में स्लैश की जगह कॉमा नहीं आएगा शायद? नहीं, नॉट इक्वल टू का निशान है ये। नहीं मैम, इससे पहले ईयर और मैम 100 के बीच में। ईयर और 100 के बीच में कॉमा है। मैम सिंटैक्स अच्छा, ओ गलत है ना, ये ओहो ओहो रिमाइंडर। ओहो, ठीक है ठीक है। रिमाइंडर में हम यहाँ ए कॉमा बी लेते हैं, तो ईयर कॉमा 400, ये 100 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने कहा एंड मॉड ईयर कॉमा 4 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट बंद। अब देन आएगा टी एच ई देन।
प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स शुरू गिवन ईयर इज अ लीप ईयर, कि जो भी साल हमने एंटर डाला रीड करवाया वो लीप ईयर है। अब एल्स मान लो 1900 डाल दिया, तो 1900 के मामले में तो ये ठीक नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 वाली सेटिस्फाई नहीं आएगी 1900 के मामले में, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि भी 1900 के मामले में एल्स पे चला यहाँ जाएगा, वो एल्सिफ पे 1900 1700 इस मामले में वो यहाँ पहुंचेगा। यहाँ वाली तो झूठ होगी, देन वाली ट्रू, ट्रू होगी तो लिखेगा, झूठ हो गई तो यहाँ पहुंचेगा। अब एल्सिफ में मॉड ईयर कॉमा 400 is equal to 0, then print star comma quotes given year is a leap year। अब एक एल्स, अब मान लो हमने साल ही ऐसा डाल दिया 1973, तो वो तो लीप ईयर है ही नहीं। अब अगर 1973 डाला है तो ना ये लिखेगा ना ये लिखेगा, तो क्या लिखेगा एल्स वाला, प्रिंट भी। अगर ऊपर वाले दोनों ही झूठ हैं तो प्रिंट कर दो गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर। तुम्हारी क्लास के बच्चे थोड़ा सा समझदार और हो जाएं तो बड़ा भला हो जाए हम सबका। अब एल्स के बाद अब क्या होता है, एंड इफ चल रही है तो एंड इफ, उसके बाद एंड प्रोग्राम। अगर कोई बच्चा ये प्रिंट स्टेटमेंट, देखो तीनों प्रिंट अपनी अपनी जगह पर ही लिखी जाएगी, कोई एंड इफ के बाद लिखे तो गलत है, क्योंकि ये वाली प्रिंट तब आएगी अगर एल्स होता है, ये वाली प्रिंट तब आएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये वाली प्रिंट तब आएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो तीनों प्रिंट अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। कोई बच्चा कहे कि मैडम मैं तो प्रिंट बाहर निकल के दूंगा, बाहर निकल के वो प्रिंट दी जाती है जो इस पूरे लूप से बाहर आके लिखनी हो। मान लो किसी ने ईयर ही ऐसा डाल दिया 1973.4, ना तो वो इंटीजर है, तो वो एरर वाली है ना स्टेटमेंट, तो वो तो लीप ईयर क्या, उसमें तो ये आंसर आना चाहिए कि एंटर्ड ईयर इज नॉट ए वैलिड ईयर, नॉट इनवैलिड ईयर। तो वो एंड इफ के बाद आ सकती है कि इफ, अब हम उसमें भी एल्स लगाएंगे कि एल्स इनवैलिड ईयर। अगर ये भी केस नहीं है तो हमारा अगला केस क्या होगा कि एंड इफ के बाद इनवैलिड ईयर, प्रिंट इनवैलिड ईयर। अगर ये भी नहीं बन रहा, नॉट लीप ईयर, वैसे तो इंटीजर नहीं है तो वो एरर दिखाएगा। हमने जब शुरू में इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो अब वो रियल लेगा ही नहीं, रियल को एंटर कराते ही जैसे ही रीड कराएंगे वहीं एरर दिखाएगा रन करते ही कि भाई ये तो आउटपुट आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये प्रोग्राम पूरा हो गया हमारा, और उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसकी मिस्टेक्स देखते हैं। मिस्टेक अभी भी निकल सकती है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लिसिट नन, इंटीजर, उसके बाद प्रिंट एंटर द ईयर, रीड, प्रिंट। ये देखो ये स्टेटमेंट का क्या फायदा है, ये स्टेटमेंट का फायदा है स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने एंटर करते हुए डाल दिया 1992, आप भूल गए डालने के बाद, तो आपने रन कर दिया 1992 टाइप करके एंटर दबाया, प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट के लिए चल पड़ा। अब आप भूल गए एकदम कि मैंने क्या डाला था, और उसने लिख दिया गिवन ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। आपको याद ही नहीं आपने 1992 डाला था। तो अगर आप चाहते हो आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने 1992 टाइप किया था, तो ये स्टेटमेंट है उसके लिए।
ये स्टेटमेंट ये काम करेगी कि स्क्रीन पर लिखेगी पहले ईयर इज इक्वल टू 1992, फिर लिखेगी गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा, ये नहीं आएगा। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं डालते तो ये नहीं आएगा, तो आपको खुद ही नहीं पता कौन सा साल डाला था आपने। ये दिक्कत है, इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है और बहुत फायदेमंद है। तो आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करो, ये स्टेटमेंट हमें डालनी चाहिए। जब रीड कराते हैं ना, रीड के बाद हमें एक बार और प्रिंट करवाना चाहिए कि भी हमने जो एंटर किया वो भी टाइप कर दो स्क्रीन पर। आउटपुट स्क्रीन पर जो हमारे आंसर का स्क्रीन आएगा वहां लिखा हुआ है ईयर इज इक्वल टू दिस। जो जो प्रिंट में होता है ना, वो स्क्रीन पर वो कंप्यूटर लिखता है, और जो रीड में होता है वो हम टाइप करते हैं। ये प्रिंट वाला कंप्यूटर छाप के देता है हमें स्क्रीन पर, लेकिन जो रीड वाला है वो हम कीज दबाकर एंट्री करते हैं उनकी। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट ठीक है, कॉमा लगेगा। ये वेरी गुड जिस स्टूडेंट ने कहा था, कौन था, किसने बोला था, ध्यान दिया था? मैंने बोला था मैम। क्या नाम है आपका? मैम डोली। वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही बात है, कॉमा लगेगा और प्रिंट हो गया। फिर ये स्टेटमेंट आ गई, फिर गिवन ईयर, एल्स गिवन ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, एंड इफ और एंड प्रोग्राम। अब हम चलते हैं 8वें प्रोग्राम की तरफ। मतलब अभी जो हमने 7 कर ली हैं, 8वां हम जो कर रहे हैं वो है, अभी ये नहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं, ये सब फंक्शन से होते हैं, बहुत आसान सा है वो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम करते आए हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके ऊपर प्रोग्राम है बस ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम कर कर हम अपने कल से अपने नोट्स पे चलेंगे, जो हमारे नोट्स कंटिन्यू थे। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हमने बताना है कि कोई एरर तो नहीं है। जैसे हमें वैल्यू दे दी एक्स की, वाई की, और चेक करना है हमने कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। अगर तो आ रही है तो ठीक है, अगर उनमें थोड़ा फर्क आ रहा है 0.001 से ज्यादा तो वो एरर है। वो एरर निकालना है कि कितना फर्क आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। साइन एक्स प्लस वाई है, इधर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें हमने इसका प्रोग्राम का नाम रखा। इसमें हमें जो मेन बात है, हमें क्या क्या एंट्री करानी है, एक्स वाई, दो चीज तो ये है। उसके अलावा क्या चीज चाहिए हमें, ये दो लूप से बना रखा है। ओहो, इसने तो अलग ही बना रखा है ये। नहीं, ये तो डू लूप तो अभी कराया ही नहीं मैंने आपको, सिलेक्ट केस भी नहीं होएगी। ये आपको फीट सेंटीमीटर वाले हो ही चुके हैं, है ना, ये भी हो चुके हैं। तो ऐसे करते हैं, वेट पाउंड्स भी हो गया, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये प्रोग्राम बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कर लो, ये पेपरों में बहुत बार आया हुआ है। प्रोग्राम करना है कि चेक करो कि 3 साइड्स जो ट्रायंगल की हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाती हैं या इक्विलेटरल। आपके जितने नोट्स हैं उनमें ये प्रोग्राम्स नहीं किए हुए जो एग्जाम में आते हैं, वो इस फाइल में है। ये फाइल बहुत काम की है, चाहे इसमें 30-32 प्रोग्राम है, जितने भी हैं वो बहुत काम है आपके लिए। और एग्जाम में प्रोग्राम्स ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास 3 साइड्स हैं, दी हुई हैं, ये तीनों साइड्स दे दी ट्रायंगल की। मान लो इनके नाम है एबीसी, इनकी वैल्यू पता है, और हमें बताना है ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल। आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है जब कोई दो साइड्स बराबर हो, जैसे कि या तो ए और बी बराबर हो जाए, या बी और सी हो जाए, या सी और ए। ठीक है, इनके बीच में और है, और कोई भी एक हो जाएगा तो आइसोसेल्स है। कोई भी दो बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। जिसमें कोई भी साइडें बराबर नहीं है उसे बोलते हैं स्केलीन।
लेकिन अगर दोनों 3 है और एक 5 है तो वो आइसोसेल्स है। और अगर तीनों ही 3 हो गई तो वो है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं। इक्विलेटरल, इसमें क्या होता है, तीनों ए बराबर है बी बराबर है सी, तीनों, बस इसमें कोई और नहीं, कुछ नहीं। यहाँ है कि या तो ए और बी बराबर हो जाए, और मैम इसको क्या कहते हैं जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो? स्केलिन ट्राइंगल, SCALENE। ठीक है मैम। और B इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। तो ये है। अब हमें क्या, हमने प्रोग्राम बनाना है। मान लो वो ऐसे भी कर सकता था, इसमें ये भी कह सकता था स्केलिंग भी चेक करो कि भाई स्केलिन है या आइसोसेल्स है या इक्विलेटरल है। तो हम एक कंडीशन और ऐड कर देते। वो कंडीशन क्या होती कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी, मैं इसको ढंग से लिखती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी, यहाँ लिखती हूँ। स्केलिंग के लिए क्या हो सकती थी, अगर उसने कहा होता कि स्केलिंग भी चेक करो, मुझे ये नाम चेक कर लेना नेट पे, मेरे ख्याल से तो यही है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड, इसमें एंड लगेगा, बी नॉट इक्वल टू सी एंड सी नॉट इक्वल टू ए। ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, और ये दोनों भी बराबर नहीं, देन इसकी बड़ी ब्रैकेट, देन तब स्केलिंग होती। ठीक है। अब आइसोसेल्स के लिए मैंने जो कंडीशन बोली, क्या बोली, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू ए, देन ये बड़ी ब्रैकेट में आएंगे और बाहर लग जाएगा देन। अब यहाँ देखते हैं इसने क्या किया, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इफ, अगर ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर है। अब देखो कितना समझदारी से है, मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या संभव है? नहीं, आपको दो हिस्सों में बांट के ही लिखना है। ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में आ सकता है, तो एंड लगाना ही पड़ेगा। ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। B इज इक्वल टू सी, तो इक्विलेटरल होगी, पहला मामला खत्म। एल्स, अब एल्स इफ इकट्ठा लगाने की बजाय एल्स ऊपर इफ। यहाँ अगर हम एल्स इफ इकट्ठा लगाएं तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया तरीका है, एल्स इफ लगा लो इकट्ठा। ए इज इक्वल टू बी है तो भी आइसोसेल्स है, बी इज इक्वल टू सी है तो भी आइसोसेल्स है, सी इज इक्वल टू ए तो भी आइसोसेल्स है। और नहीं तो ना तो वो आइसोसेल्स है ना वो इक्विलेटरल। अब देखो हम इस प्रोग्राम को अपने तरीके से बनाएंगे। इसके लिए जगह ढूंढती हूँ पहले लिखने के लिए, ये पेज रहा। चलो जी, हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो स्केलिन या इक्विलेटरल है या आइसोसेल्स, तीनों बातें बतानी है। हमने शुरू किया प्रोग्राम, इसका नाम ट्राइंगल रख लेते हैं। उसके बाद इम्प्लिसिट नन, उसके बाद हमने कहा इंटीजर या रियल साइज है ना हमारी, तो हमने इंटीजर ले ली, इंटीजर ए बी सी, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद प्रिंट एंटर द साइज ऑफ ट्राइंगल, रीड स्टार कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इफ, सबसे पहले स्केलिन का मामला साफ करते हैं। स्केलिन में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड B not equal to C and C not equal to A, बड़ी ब्रैकेट, then print triangle is scaling। अब हो गया else, else
इफ। अब हम एक आइसोसेल्स की बात करते हैं। A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C और C is equal to A, then print triangle is isosceles। इसको रन करेगा कोई ना कोई और कल मुझे बताएगा ये प्रोग्राम रन हुआ या नहीं। ठीक है, रन होने के बाद ही हम कह सकते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक है, वरना उसमें कोई गलती है। एल्स इफ आउटपुट आएगी तभी हम मानेंगे कि ये ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल की। उसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू B एंड B is equal to C, बड़ी ब्रैकेट बंद, then print star comma triangle is equilateral। और लास्ट में एंड इफ। अब तो एक ही एंड इफ चाहिए। अच्छा, एल्स, एक एल्स और। देखो जब स्केलिन का केस हो गया, ट्राइंगल के पास तीन ही रास्ते हैं, या तो स्केलिन होगी, या आइसोसेल्स होगी, या इक्विलेटरल होगी, और तो कुछ है नहीं। तो फिर और क्या टाइप करवाना। एल्स में हम कहेंगे कि गिवन साइड्स, कई बार ऐसी वैल्यूज दे देते हैं जो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। ट्राइंगल के लिए भी रूल होता है तभी बन सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी साइड्स होती हैं, अगर दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा, मान लो क्या होता है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए तभी बन सकती है, वरना नहीं। मान लो हमने एक ले ली, दो ले ली और एक ले ली, तीन, तीसरी से बड़ा होना चाहिए ना, तीसरी साइड ले ली चार, तो एक दो चार ये ट्राइंगल नहीं बन सकती। हमारे पास रूल नो होता मैम। है ना, एक रूल होता है। तो उस हिसाब से हम मैम ये हाँ, इस रूल को मैं कल डिस्कस करूंगी। इस पे प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम है। क्लास का टाइम खत्म ठीक हो है। रहा है और हमारी ना आज एक वो है, लेक्चर है टीचर्स के लिए, वीमियो ऐप पर कैसे लेक्चर देना होता है। तो वो डीएचई की तरफ से ही है। ठीक, तो उसको मैंने ज्वाइन करना है, तो इसलिए जल्दी है। ठीक है। अभी मैं इसको लास्ट खत्म कर रही हूँ। एल्स प्रिंट गिवन डाटा इज नॉट फिट फॉर ट्राइंगल। ठीक है, हो गया। और एंड इफ और एंड प्रूफ, ये आपका प्रोग्राम खत्म है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, वो आगे मिलेगा वो प्रोग्राम आपको, वो मैंने बनवाया हुआ है। वो भी स्फेरिकल पोलर आपको बनवा दिया था। डॉट प्रोडक्ट का है, बड़ा अच्छा, ये सब रूटीन यूज हो रहा है इसमें। पता नहीं वो कहाँ है, वो पेपर में आया हुआ है कि दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा हो तभी ट्राइंगल के लिए फिजिबिलिटी होती है। तो कल बात करेंगे उस पर। ठीक है, अब इसको ओवर करते हैं लेक्चर को।